हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में जान रहे हैं कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ था, भारतीय संविधान है क्या, और भारतीय संविधान के इतिहास को भी जानेंगे। और भारतीय संविधान के विकास में अंग्रेजों लोगों का था, ब्रिटिश सरकार का मुख्य योगदान क्या क्या रहा था, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए फ्रेंड्स, संविधान को पहले जानते हैं कि संविधान क्या है। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन को मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है, जिसके अनुसार से किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। अर्थात फ्रेंड्स, संविधान कुछ एक प्रकार का दस्तावेज है जिसके अनुसार कोई भी देश या राज्य का संचालन किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ तक समझ चुके हैं। अब समझिए फ्रेंड्स, संविधान का विकास का। भारतीय संविधान को अब आज देखिए, एकाएक भारतीय संविधान का विकास नहीं हुआ कि संविधान बन के 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं है। संविधान का बनने का बहुत गहरा इतिहास है फ्रेंड्स, है ना। और बहुत पहले संविधान बनते आ रहा था। ऐसा हम नहीं कह सकते कि संविधान बन करके तैयार हो गया, तुरंत बनकर तैयार हो गया। संविधान बनने में थोड़ा सा समय लगा, बहुत पहले से बनते आ रहा था, थोड़ा सा, ठीक है। और उसी बात को हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। और देखिए समझते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को दो लोगों ने क्या किया, बनाने में मुख्य भूमिका निभाया था। एक था ब्रिटिश सरकार और एक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंड्स 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार लोगों ने, अब देखिए फ्रेंड्स, 1600 ईस्वी में आई थी। और साहब एक बात और समझिए कि संविधान को देश की आधारभूत संविधि कहा जाता है, अर्थात फंडामेंटल लॉ भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, संविधान को क्या कहा जाता है, तो आधारभूत विधि भी कहा जाता है, फंडामेंटल लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए समझिए, भारतीय संविधान के भूमिका में एक था ब्रिटिश क्राउन भी कहते हैं और ब्रिटिश सरकार भी उसको कहते हैं, ठीक है। आज इस बात से परेशान नहीं होगा, ब्रिटिश सरकार बोलिए तो ब्रिटिश क्राउन बोलिएगा। और एक था ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, एक कंपनी आई थी इंडिया में 1600 ईस्वी में व्यापार करने के लिए आई थी, ठीक है ना। और एक थी ब्रिटिश क्राउन अर्थात ब्रिटिश सरकार। ये दोनों मिलकर ने भारतीय संविधान को बनाने में मुख्य भूमिका निभाया है। आप कहेंगे भीमराव अम्बेडकर ने जी क्या किया, ये लोगों ने बनाया, तो उस बात को भी समझेंगे, बहुत बढ़िया से देखिएगा। कुछ इतिहास के पन्नों की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कितने भी लॉ कानून लाया गया उस बात को देखेंगे, और ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत कितने लॉ कानून लाया गया उस बात को हम क्या करेंगे, देखेंगे। अब चलिए समझते हैं। पहले समझते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या क्या लॉ लाया गया था। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लाया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट क्या फ्रेंड्स, इस बात को हम आगे जानेंगे, इस बात को पूरी बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। डिटेल से समझेंगे, रेगुलेटरी एक्ट को भी समझेंगे, ब्रिटिश इंडिया एक्ट को भी समझेंगे। इतने जो छो है ना, छो को समझेंगे, सात इधर है, सातों को समझेंगे, ठीक है ना। सभी को क्या समझेंगे, पूरी डिटेल से समझेंगे, ठीक है। आप इस छो इधर और सात इधर समझिए तो आपको बहुत सारा प्रश्न क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, तो आप इसको क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और इसको समझिएगा। ऐसे मैं समझा जाता हूँ। ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया 1784 में आया था। चार्टर एक्ट आया था 1793 में, चार्टर एक्ट 1813 में, चार्टर एक्ट 1833 में, और चार्टर एक्ट 1853। ये सब जो भी आया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने लेकर आई थी फ्रेंड्स, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी कहने का जो ब्रिटिश सरकार की कंपनी थी, कंपनी इंडिया आई थी 1600 में, उन लोगों ने क्या किया था, ऐसा एक कानून बनाया था, ठीक है। अब देखिएगा ब्रिटिश सरकार की ओर से क्या क्या बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 कानून लेकर आए। उसके भारत परिषद अधिनियम 1861 में लेकर आई। भारत परिषद अधिनियम 1892 में लेकर आई। भारत परिषद अधिनियम 1909 में लेकर आई। भारत शासन अधिनियम 1919 में लेकर आई। भारत शासन अधिनियम 1935 में लेकर आई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लेकर आई फ्रेंड्स, है ना। तो इस बात को हम पूरी तरह से समझेंगे। देखिए पूरा इसी में कवर हो जाएगा आपका। चलिए आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते आगे। रेगुलेटरी एक्ट के बारे में आपको डिटेल से बताने के लिए जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझिएगा। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको परीक्षा में बहुत सारा काम आएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाएगा कि रेगुलेटरी एक्ट का पारित किया गया था, तो आपको उत्तर होना चाहिए 1773 ईस्वी में, ठीक है। और 1773 ईस्वी में पारित किया गया था रेगुलेटरी एक्ट, तो तीसरे सिफारिश पर किया गया था। तो प्रधानमंत्री कौन, प्रधानमंत्री तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की सिफारिश पर, उनकी गुप्त समिति भी थी, उन दोनों की सिफारिश पर क्या गया था, एक कानून बनाया गया था, एक्ट लाया गया था 1773 में। तो उसी को नाम दिया गया रेगुलेटरी एक्ट कहा जाता है, कहा गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिएगा इस रेगुलेटरी एक्ट में क्या क्या कहा गया, इस बात को पूरी से जानिए। बहुत सारा प्रश्न इससे पूछा जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बड़ा सा कंफ्यूजन भी दूर होगा, अपने से आप बचिएगा। देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था। जो ब्रिटिश सरकार थी उस पर, ब्रिटिश जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उस पर ब्रिटिश की सरकार ने अपना अधिकार जमाना क्या किया, प्रयास
शुरू किया था, ठीक है ना। संसदीय कहना मतलब सरकार अपना अधिकार जमाना क्या कर प्रयास किया था और सफल भी रही थी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आगे इसमें क्या गया था, इस एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि कंपनी के अंतर्गत क्षेत्र कंपनी का निजी मामला नहीं है, बल्कि ब्रिटिश संसद को भी कानून बनाने का अधिकार है। कहने का मतलब है ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट में ये कहा कि कंपनी के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र आता है उसमें सिर्फ कंपनी का, अर्थात कंपनी या तो निजी व्यापारियों लोगों का निजी मामला नहीं है। ब्रिटिश सरकार का भी उस पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है, इस बात में कहा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल देखिए पहले गवर्नर कहा जाता था, क्या पहले कहा जाता था गवर्नर, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद 1773 में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए प्रश्न ऐसे पूछता है फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो आप बताएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अंतर्गत है, ठीक है ना। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था इस अधिनियम के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब देखिए मद्रास और बम्बई भी के गवर्नर को, मद्रास और बम्बई जो दोनों जगह है, दोनों जगह के गवर्नर थे, उनका जो अधिकार है बंगाल के गवर्नर के अधिकार में आ गया था, ठीक है। कहने का मतलब है बम्बई और मद्रास ये दोनों जगह के जो गवर्नर थे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे, ठीक है। अर्थात उस पर अधिकार हो गया था गवर्नर जनरल के अधिकार पर, अर्थात बंगाल के गवर्नर जनरल जो कहेंगे वही सुनेंगे, मद्रास के गवर्नर भी और बम्बई के गवर्नर भी सुनेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा जिसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था, अर्थात पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो पूछा जाता है बताइए भारत का पहला गवर्नर जनरल का नाम बताइए, तो आपका उत्तर होना चाहिए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है समय फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए आगे और क्या, आगे देखिए दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे था। अब देखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो 1774 ईस्वी में। अब भारत में प्रथम बार उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया था, किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1774 ईस्वी में होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ 1774 ईस्वी में होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका मुख्य न्यायाधीश जो था एलिजा इम्फे था। इन लोग बड़ा घटिया लोग था। अब देखिए फ्रेंड्स, अच्छा एक बात और बताइए मुझे कि किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था 1774 ईस्वी में, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, रेगुलेटिंग एक्ट होना चाहिए। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, 1773 में। और कलकत्ता उच्च न्यायालय की उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया, 1774 ईस्वी में। किस अधिनियम के अंतर्गत, रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के तहत। अच्छा, इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो एलिजा इम्फे था। अब देखिएगा इसमें और क्या क्या कहा गया था रेगुलेटरी एक्ट में, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना रोक लगा दिया गया था। निजी लोग थे, व्यापार कर रहे थे, है ना। निजी लोग मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए हम कंपनी है, आप वहाँ निजी आदमी है ना, अर्थात अपना घर चला रहे हैं, तो आपको हम क्या किए ना कि कंपनी, अब हम कंपनी वाला है, आप जो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम रोक लगा दिए कि आप बिजनेस व्यापार नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर दिया, रोक लगा दिया। और भारतीय लोगों से रिश्वत लेना और उपहार लेना रोक लगा दिया गया था इस अधिनियम के तहत। क्या होता था कि बहुत सारे भारतीय लोग रिश्वत देते थे और कंपनी में नौकरी किया करते थे, ठीक है, जिससे आप लोग पैसा कमाते थे और उपहार भी दिया करते थे। बाद में उपहारों की कमी नहीं थी। अब देखिए इसमें और क्या कहा गया था कि कंपनी को भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया था। अर्थात ब्रिटिश सरकार ने कहा था, पूछने का उसका पूरा अधिकार हो गया था कि किससे, तो कंपनी से पूछना अधिकार हो गया था आप कितने सैनिक रख रहे हैं और कितने नागरिक आप अंडर में है काम कर रहे हैं, आपका जहाँ तक क्षेत्र का अधिकार है उसके अंतर्गत कितने नागरिक हैं और आप कितना टैक्स वसूल पा रहे हैं,
टैक्स कहने का मतलब राजस्व वसूल रहे, राजस्व को अंग्रेजी में टैक्स कहते हैं। तो इस सब बातों को क्या करना था, बताना था ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। इसमें ये सारी बातें किया गया था। ब्रिटिश लोग बहुत हरामी लोग थे, ये सब बहुत खराब थे, और गवर्नर जनरल जो भी थे ना, सब के सब घटिया थे। उनके बारे में इतिहास पढ़ेगा तो आपको खून खौल उठेगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे के बारे में चर्चा मुझे नहीं करना है, आप इस बात को बढ़िया समझ चुके हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको बताने जा रहा हूँ पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, ठीक है। ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त हो गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1764 दूसरा एक्ट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाया था। इस अधिनियम को ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अर्थात फ्रेंड्स, उस वक्त ब्रिटिश के प्रधानमंत्री था विलियम पिट, जिन्होंने 1784 में एक अधिनियम पारित किया था। उस अधिनियम को कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखिए, उसका नाम था विलियम पिट, तो रख दिया, उसके द्वारा पारित किया गया था, उसके सिफारिश पर, तो उसी को नाम रख दिया गया, पिट इंडिया एक्ट रख दिया गया। कब पारित किया गया था? 1784 में। अब देखिएगा, ये तो पारित किया था, और इसमें क्या कहा गया था, इस बात को समझिए। कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों एवं कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। अर्थात व्यापार करने का जो शक्ति था और प्रशासनिक शक्ति, जैसे पुलिस सेंटर, वो सब जो शक्ति था उसको अलग अलग कर दिया गया था। और इसमें क्या किया गया था कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण है। अर्थात ब्रिटिश सरकार का पूरा अधिकार है कि इस पर कंपनी के कार्य, जो भी कंपनी कार्य कर रही है उस पर ब्रिटिश सरकार का पूरा अधिकार है, ठीक है। और इसके प्रशासन पर भी, जो भी प्रशासन ने बनाया, कंपनी ने बनाया था, उस पर पूरा अधिकार ब्रिटिश का है, ऐसा कहा गया था इस एक्ट में। आप देखिए और क्या किया गया था। भारत में कंपनी के अधिकार क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश सरकार के क्षेत्र घोषित किया गया। अर्थात फ्रेंड्स, कंपनी में जो भी अपना जमीन कब्जा किया था इंडिया में, या तो जहां तक उनका शासन था, इस एक्ट में कहा गया था कंपनी का जितना भी एरिया है, जमीन है या तो भूभाग है, उस पर पूरा अधिकार कंपनी का है। लेकिन कंपनी का अब अधिकार नहीं है, अब पूरा ब्रिटिश सरकार का अधिकार है, ऐसा कहा गया था 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया था। देखिए फ्रेंड्स, आगे 1786 का अधिनियम में क्या कहा गया था। 1786 के अधिनियम के अंतर्गत ये कहा गया था कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। अगर कहीं कुछ विकट परिस्थितियां आ जाती है तो गवर्नर जनरल को निर्णय लेने में पूरा शक्ति प्रदान किया गया। मान लेते हैं मैं पूरा इस एरिया जगह पूरा है, जितना भूखंड है, इस पर मेरा अधिकार है ब्रिटिश कंपनी का, कुछ यहाँ घटना हो जाती है तो उस वक्त विकट परिस्थिति में निर्णय लेने का मुझे पूरा अधिकार हो जाता है। ऐसा किया गया था 1786 के अधिनियम के अंतर्गत। और क्या कहा गया था कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्रदान किया गया था। अर्थात सेनापति का पूरा शक्ति इसे प्रदान किया गया था गवर्नर जनरल को, और जिसका सबसे पहला नंबर इसका शक्ति मिला था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इस वक्त आ गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये दोनों शक्तियाँ प्राप्त हो गया था, विशेष परिस्थिति में निर्णय लेना और प्रधान सेनापति कॉर्नवालिस को, ये दोनों शक्तियाँ एक बार इन्हीं को मिला था, ठीक है, फर्स्ट बार में। अब देखिए दोस्तों, चार्टर एक्ट 1793 के बारे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। कंपनी का अधिकार जो भी था, भूखंड पर शासन कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, उस पर व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। और चार्टर एक्ट 1793 एक्ट के अंतर्गत। अब देखिए और आगे क्या किया गया था। निदेशक मंडल को भारतीय राजस्व का मतलब समझिएगा टैक्स। निदेशक मंडल को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था किया गया। अर्थात ब्रिटिश के लोग जो इंडिया में आए थे कंपनी के साथ, निदेशक यानी कि जो डायरेक्ट कंपनी के जो मुख्य अधिकारी लोग थे, काम कर रहे थे, निदेशक थे, उन लोगों को जो वेतन दिया जाता था ब्रिटिश सरकार ही पहले देते थे, लेकिन ब्रिटिश कंपनी ही, ईस्ट इंडिया कंपनी ही देते थे। लेकिन 1793 के एक्ट में कहा गया कि अब कंपनी इन निदेशकों को वेतन नहीं देगी, अब अपना पैसा नहीं देगी। अब देखिए देगा तो कहाँ से देगा, तो कहा गया कि जो भारत ये प्राप्त से जो टैक्स वसूल रहे हैं उसी से निदेशक मंडल को टैक्स देंगे। तो ऐसा व्यवस्था किया गया था चार्टर एक्ट 1793 में। ये कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये देखिए चार्टर एक्ट 1813, इससे थोड़ा बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं।
आप इससे भी समझ लीजिए, लगे हाथ। देखिए इसमें कहा गया था कि अब सिर्फ कंपनी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी भी भारत से व्यापार कर सकते थे, लेकिन चाय और चीनी का व्यापार सिर्फ कंपनी ही कर सकती थी। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि भारत से व्यापार सिर्फ पहले कंपनी ही कर रही थी 1813 के पहले, लेकिन 1813 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि भारत से जो भी व्यापार कंपनी कर रहे हैं उसको छोड़ करके और अंग्रेज लोग भी भारत के साथ व्यापार करेंगे। ऐसा किया गया था चार्टर एक्ट 1813 में। लेकिन इसके भी कुछ नियम और शर्तें यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन भी थी। लेकिन इसमें और कुछ कहा गया था, लेकिन चीनी और चाय का व्यापार भारत से सिर्फ कंपनी ही कर सकते थे, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, दूसरे अंग्रेज लोग नहीं कर सकते थे। और दूसरा जो व्यापार था वो अंग्रेज लोग कर सकते थे भारत के साथ। ठीक है, ऐसा कहा गया था चार्टर एक्ट 1813 में। अब देखिए अब आगे क्या कहा गया था। इस एक्ट में भारत में शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपया वार्षिक, यहाँ पर है 1 लाख रुपया वार्षिक खर्च करने का व्यवस्था किया गया था, प्रावधान किया गया था। भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए ब्रिटिश कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 लाख रुपया एक वर्ष में खर्च करने का प्रावधान किया गया इस एक्ट के अंतर्गत 1813 में। और क्या कहा गया था कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जो भी कानून बनाया जाता था, देखिए कलकत्ता, बम्बई और मद्रास सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाया गया है उसको ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना लागू नहीं किया जा सकता था। ऐसा कहा गया था इस चार्टर एक्ट 1813 में। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए।